Hello everyone. Today we will continue our topic further. CPR. तो CPR मतलब क्या है? कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन. इस पेशेंट्स में क्या होता है? हार्ट हैज स्टॉप्ड. ठीक है. तो अपने टॉपिक का शुरुआत अपन एक सिनेरियो से स्टार्ट करेंगे कि आप कहीं तो ट्रैवल कर रहे हो, जैसे ट्रेन में जा रहे थे और 2 सीट्स ही आगे एक आदमी अनकॉन्शियस हुआ सडनली. तो तुम्हारा पहला स्टेप क्या रहेगा? अनकॉन्शियस है, तुम जाके उसको हिलाने की कोशिश की, वो उठ नहीं रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, रिलेटिव तुम्हारे चेहरे को देख रहे हो, तो तुम इस टाइम पे क्या करोगे? कभी भी ऐसा अनकॉन्शियस ऐसा पेशेंट मिला, कहीं पे मिलो, रास्ते में मिलो, ट्रेन में मिलो, एरोप्लेन में मिलो, कहीं पे मिलो, ऐसे टाइम पे पेशेंट अनकॉन्शियस मिले बराबर, सबसे पहला काम तुम्हारा यही है कि तुमको ये कंफर्म करना पड़ता है कि पेशेंट्स हार्ट इज वर्किंग और नॉट. तो ऐसे टाइम पे इमीडिएटली तुम जो है उसका कैरोटिड पल्स देखोगे. ठीक है. तो वो प्रेजेंट है या नहीं है, इसके ऊपर सब डिसाइड होता है कि क्या करना है. कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट गैस्पिंग स्टेट में तुमको हॉस्पिटल मिल जाता है, जैसे हॉस्पिटल ट्रॉली पे लाके ऐसा करते रहता है, अनकॉन्शियस पेशेंट होता है और ऐसे सांस लेते रहता है. वैसे टाइम पे अपने को लगता है पेशेंट अलाइव है, लेकिन अगर तुम उसका कैरोटिड पल्स चेक करोगे तो मेनी अ टाइम तुम कैरोटिड पल्स नहीं मिलता. तो वैसे गैस्पिंग स्टेट में, उसको आगोनिक ब्रेथ्स बोलते हैं, वैसे टाइम पे भी तुमको CPR ही स्टार्ट करना है, क्योंकि कैरोटिड पल्स ही डिसाइड करता है कि तुम्हारा हार्ट पंप कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ये डायरेक्टली तुम्हारे हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, सेंट्रल पल्स. इसकी जगह पे तुम फेमोरल पल्स भी देख सकते हो, लेकिन कैरोटिड पल्स इज बेटर. तो सेंट्रल पल्स कौन से कैरोटिड पल्स है और फेमोरल पल्स है, जो कि तुम्हारे हार्ट को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं. और पेरिफेरल पल्सेस कौन से रेडियल पल्स है और तुम्हारा डोर्सलिस पेडिस आर्टरी है, उसका पल्स है. तो वो सबसे पहले चले जाते हैं, क्योंकि पेरिफेरल ब्लड जो है पुल्ड होता है, पुल्ड इन होता है जो सेंट्रल्स में. इस वजह से उस टाइम पे तुमको कैरोटिड पल्स इंपॉर्टेंट होता है वैसे पेशेंट्स में. तो इमीडिएटली तुम कैरोटिड पल्स देखना चाहिए तुमने, क्योंकि हार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे अगर कैरोटिड पल्स एब्सेंट मिला तो तुमको CPR स्टार्ट करना है इमीडिएटली. ऐसे पेशेंट में जिसमें नहीं मिला, कमिंग बैक टू अवर सिनेरियो कि तुम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, 2 सीट आगे पेशेंट था, एक आदमी था जो कि सडनली अनकॉन्शियस बना, उसके रिलेटिव तुमको बुलाए, तुम गए और इमीडिएटली तुम्हारा पहला काम क्या है कि उठ रहा है कि नहीं देख, पहले उसको स्टिमुलाई कुछ देना है, कॉन्शियस होता है कि नहीं देखना है. और अगर नहीं हो रहा है तो इमीडिएटली सबसे पहले कैरोटिड पल्स देखना है तुमको. ठीक है. अगर नहीं मिला तो CPR स्टार्ट करना है. और अगर मिला तो वैसे टाइम पे इसका मतलब पेशेंट अभी अलाइव है. तो इस टाइम पे पेशेंट, अब इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 इसमें कि पेशेंट ये जो है अलाइव जो पेशेंट है ये स्टेबल है या अनस्टेबल है. इसमें अपन डिवाइड कर लेते. अगर अनस्टेबल है तो तुम्हारा काम क्या है, इमीडिएटली इसको फर्दर मैनेजमेंट देना है. जो भी अनस्टेबिलिटी तुमको मिलती उसको अपन इस जनरली इसमें किस में डिवाइड करते, अपन ABCDE में डिवाइड करते कि पेशेंट अनस्टेबल कौन सा है समझ के प्रायोरिटी के हिसाब से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन या फंक्शन है अपने बॉडी का सर्वाइवल के लिए, उसके हिसाब से इन्होंने प्रायोरिटी बनाई ABCDE. ठीक है. एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी और एक्सपोजर. उस हिसाब से तुम इनको सबसे पहले एड्रेस करते. तो और इसी बेसिस पे तुम्हारा डिसाइड होता है कि पेशेंट स्टेबल है या अनस्टेबल है. अगर ये सब रिकॉर्डिंग्स जो है, इसकी फाइलिंग्स जो तुमको मिल रही है वो नॉर्मल रेंज में है, भले ही पेशेंट अनकॉन्शियस है लेकिन ये सब नॉर्मल रेंज में है, पेशेंट ब्रीथ बराबर कर रहा है, इसमें एयरवे में कुछ प्रॉब्लम नहीं, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है, सैचुरेशन नॉर्मल है, पल्स रेट नॉर्मल है, BP नॉर्मल है, पेशेंट अनकॉन्शियस है लेकिन बाकी पीपल्स है, GRBS है या फंक्शन उसका CNS का एग्जामिनेशन है, बाकी नॉर्मल लग रहा है, एक्सपोजर में कुछ मिल नहीं रहा है. तो ऐसे टाइम पे पेशेंट स्टेबल हो गए. तो ऐसे स्टेबल पेशेंट को तुम फिर आराम से इवेल्युएट कर सकते हो अनकॉन्शियस का रीज़न क्या था. उस टाइम पे तुम उसमें देख सकते हो अनकॉन्शियस के कॉजेज कौन से अनकॉन्शियस के कॉजेज ढूंढेंगे तुम पेशेंट के. लेकिन अगर अनस्टेबल है तो इमीडिएटली उसको पहले एड्रेस करना पड़ता है. अगर तुमने अनस्टेबिलिटी जो भी इसमें मिल रही है उसको अगर तुम इमीडिएटली एड्रेस नहीं करे तो पेशेंट डायरेक्टली कार्डियक अरेस्ट में जाएगा हमारे से. ठीक है. इसलिए पहले एड्रेस करना ज़रूरी है. कैरोटिड पल्स के बेसिस पे अपन पेशेंट को फिर प्रेजेंट एब्सेंट में, फिर स्टेबल अनस्टेबल में डिवाइड करते हैं. फिर CPR जो है, आप CPR जो तुम देते हैं, CPR
के 5 मेन स्टेप्स है जो कि तुमको स्टेप ध्यान में रखना है। कि एक तो तुम कॉम्प्रेशंस देंगे पहले, ये कॉम्प्रेशंस देने का मकसद क्या है, तुम्हारा हार्ट का सब्स्टिट्यूट है। दूसरा फंक्शन है तुम्हारा आम्बू देंगे तुम। आम्बू देने का मकसद क्या है तुम्हारा, कि पल्मोनरी जो फंक्शन है ब्रेथ प्रोवाइड करने, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का, उससे आम्बू के थ्रू तुम प्रोवाइड करेंगे। तीसरा मेन रोल तुम्हारा जो है इपिनेफ्रिन प्रोवाइड करना है। इपिनेफ्रिन दूसरा नाम एड्रेनालिन है। एड्रेनालिन इंजेक्शन हर 3 से 5 मिनट को देते रहना है ऐसे पेशेंट्स में जो कि कार्डियक अरेस्टेड है। और चौथा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन काम जो करना है अपने को, वो इमीडिएटली शॉक देना है। जो भी पेशेंट अनकॉन्शियस बना और जिसका हार्ट स्टॉप हुआ है, जिस वजह से अनकॉन्शियस बन जाता है पेशेंट, हार्ट पंप नहीं करा तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं होगा, इसी वजह से तो पेशेंट अनकॉन्शियस हुआ ना। तो हार्ट स्टॉप हुआ है जिसका और तुमको पल्स नहीं मिला कैरेक्टर पल्स इसी वजह से, तो तुमने CPR स्टार्ट करना है। तो ये 4 स्टेप्स है। इसके साथ में तुमको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुमको 5वां स्टेप है, इसका कॉज ढूंढना है, रिवर्सिबल कॉज ढूंढना है कि अरेस्ट क्यों हुआ। ये कॉज ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हार्ट इसका पंप करना जो पेशेंट का क्यों बंद किया है, ये कॉज ढूंढना है। इसका 6H and 6 T's है। इसके हम अंदर अपन जाएंगे। पहले देखेंगे अब कॉम्प्रेशंस कैसे देना है। कॉम्प्रेशंस में मेन तुम्हारा जो है कॉम्प्रेशन तो देंगे तुम 100 to 120 पर मिनट के रेट से देंगे। ठीक, लिटाने के बाद तुम कॉम्प्रेशन स्टार्ट करोगे CPR का। कहाँ पे हाथ रखोगे, जिफाइड स्टर्नम के 4 to 5 सेंटीमीटर ऊपर रखना है। तो जिफाइड स्टर्नम से 4 to 5 सेंटीमीटर ऊपर रखना है, ऑलमोस्ट निपल लेवल पे आता है। वहाँ पे हाथ सेंटर में रखना है और उस टाइम पे तुम्हारे को डोमिनेंट हैंड जो है तुम्हारा राइट हैंड मोस्टली है वो नीचे रखना है, उसके ऊपर नॉन डोमिनेंट हैंड रखना है और डोमिनेंट हैंड के ऊपर नॉन डोमिनेंट हैंड रख के दोनों फिंगर्स को इंटरमिंगल करके हाथ को स्ट्रेट रख के बॉडी का पूरा प्रेशर डाल के कॉम्प्रेशन देने का। अगर पेशेंट लाई डाउन में है पोजीशन में तो तुम आराम से दे सकते हैं। जमीन पे लाई डाउन है तो उस पेशेंट को तुम आराम से दे सकते हैं, या ट्रेन के बुकी में नीचे लाई डाउन है। लेकिन अगर टेबल हाइटेड है वैसे टाइम पे अगर तुम्हारा हाथ ऐसा हो रहा है तो CPR बराबर से जाएगा नहीं, तो तुम्हारी भी हाइट बढ़ाना पड़ता है वैसे टाइम पे। तो तुम्हारे पास भी एक टेबल होना चाहिए, छोटा सा स्टूल होना चाहिए जिसके ऊपर तुम रखेंगे हाथ, जिसके ऊपर तुम ठहरेंगे और उसके ऊपर पूरा बॉडी का वेट डाल के फिर तुम कॉम्प्रेशन देंगे। कॉम्प्रेशन का रेट क्या होना चाहिए, 100 to 120 पर मिनट। जिफाइड स्टर्नम से 4 to 5 सेंटीमीटर ऊपर, ऑलमोस्ट निपल लेवल पे। सेंटर ऑफ चेस्ट में हाथ रखना है, डोमिनेंट हैंड ऊपर रखना है, नॉन डोमिनेंट हैंड उसके ऊपर रखना है, दोनों हैंड को इंटरमिंगल करना है और कॉम्प्रेशन स्टार्ट करना है। ठीक है, और कॉम्प्रेशन के दौरान इसके बीच में अब एक बार तुमने कॉम्प्रेशन स्टार्ट किया है, कंफर्म करने के बाद कार्डियक पल्स नहीं है तो लेस देन 10 सेकंड में ही हर काम करना है। कोई भी करो, तुम अगर बीच में शॉक देने की जरूरत पड़ रही तो लेस देन 10 सेकंड में देना है। हैंड शिफ्ट करना है, तुम अगर थक गए किसी और को कॉम्प्रेशन देने को लगाना वो भी लेस देन 10 सेकंड में करना है। कुछ भी चीज़ करो तुम, आम्बू में बीच में ब्रेस देना है 30 to 2 के कॉम्प्रेशन के रेट के हिसाब से जो दे रहे तुम, यानी कि 30 कॉम्प्रेशन दे के 2 ब्रेस देने का रेट जो है अडल्ट के लिए जो है वैसे भी तुम दे रहे हो, तभी भी तुमको लेस देन 10 सेकेंड्स में ही करना है। ठीक है, ये लेस देन 10 सेकेंड इसलिए है असल में क्योंकि अगर एक बार तुमने पंप चालू कर दिया, हार्ट का कॉम्प्रेशन जो स्टार्ट किया है जिससे हार्ट पंप कर रहा है ब्लड, जो तुम्हारी जो इफिशियंसी अचीव हो जाती तुम्हारी, और अगर तुमने 10 सेकंड्स के लिए बंद कर दिया मोर देन 10 सेकंड, तो जो इफिशियंसी तुमने कॉम्प्रेशन स्टार्ट करने की वजह से अचीव कर रही थी, ब्रेक देने की वजह से वो अचीवमेंट लॉस हो जाती है। इसलिए ब्रेक नहीं देना है, तो पेशेंट की हाइपोक्सिक इंजरी के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो 100 to 120 पर मिनट के रेट से देना है। 30:2 का रेशियो है। 30 कॉम्प्रेशन देंगे, 2 ब्रेथ्स देंगे साथ में आम्बू के जरिए से, और फिर बाद में से तुम साथ में इसका कॉम्प्रेशन का जो इंटरवेंशन जो है, इंटरवेंशन मिनिमम लेस देन 10 सेकंड होना चाहिए। और हर कॉम्प्रेशन के बीच में चेस्ट को रिकॉइल होने का टाइम देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ऐसे कॉम्प्रेशन फास्ट करते रहेंगे तो चेस्ट को रिकॉइल का टाइम नहीं मिलेगा, जो वापस जो वेनस ब्लड आने वाला है हार्ट में वो आएगा नहीं, पल्मोनरी सर्कुलेशन भी बराबर नहीं होगा, रेस्पिरेशन का पार्ट भी बराबर से नहीं होगा। तो चेस्ट को रिकॉइल होने देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो लेस देन 10 सेकंड है। उसके बाद बीच में चेस्ट को रिकॉइल होने का टाइम देना चाहिए बीच में हर कॉम्प्रेशन बीच में। इसी वजह से रेट 100 to 120 पर मिनट का रेट ये स्पीड से देना है तुमको। कमिंग टू आम्बू जो है अभी आपने डिस्कस किया कि 30:2 के रेशियो से देना है। अब लेकिन तुम ट्रेन में, तुम्हारा पेशेंट जो है ट्रेन में है, ट्रेन में आम्बू अवेलेबल होता है क्या? नहीं होता है आम्बू अवेलेबल। तो ऐसे टाइम पे तुम ब्रेथ्स कैसे देंगे? तो तुम्हारे पास ऑप्शन कौन से हैं?
इस टाइम पे तुम्हारे पास ऑप्शन रहते हैं माउथ टू माउथ या माउथ टू नोज या माउथ टू मास्क या हम वो है जो कि अभी अपन डिस्कस किए। लेकिन अब माउथ टू माउथ देने की चाहे पॉसिबिलिटी है क्या? मूवीज़ में तो ठीक लगता है, लेकिन रियलिटी में कोई भी आदमी देगा नहीं अननोन पर्सन को माउथ टू माउथ या माउथ टू नोज ब्रेथ। तो ये कंसीडर करते हुए हमें माउथ टू मास्क को कंसीडर करना चाहिए। तो बहुत सारे इमरजेंसी वाले प्रोवाइडर्स जो रहते हैं जनरली अपने पास एक मास्क रखते हैं साथ में, कभी भी ज़रूरत पड़ेगी देने के लिए। लेकिन अगर हम नहीं रख रहे तो हमें ऐसा चांसेस क्रिएट करना चाहिए, यानी कि अपने पास पॉसिबिलिटी होना चाहिए कि आजू बाजू कहीं के भी कोई भी फाइनल शेप चीज़ को वापर के अपन ब्रेथ दे सकना, ऐसा चीज़ है। और मोस्ट कॉमन चीज़ जो यूज़ में आती है वो बॉटल, पानी बॉटल है। ऊपर का जो लेवल रहता है माउथ एंड है और नीचे जो बेस एंड है, तो ऊपर से हाफ इसमें से कट कर देने का, हाफ या 1/3 इसमें से कट कर दो, माउथ पीस बन गया, फेस एंड बन गया, तो तुम आराम से उससे ब्रेथ दे सकते पेशेंट को। तो तुम्हारे पास मास्क बन गया, उससे बॉटल के जरिए से माउथ टू मास्क ब्रेथ देंगे, तुम कंप्रेशंस देंगे, आम्बो अवेलेबल रहेगा, आम्बो करेंगे मोस्टली ट्रेन में अवेलेबल रहेगा नहीं, तो 30:2 के हिसाब से तुम ब्रेथ्स देंगे। बाई चांस अगर तुमको ब्रेथ्स देना ही नहीं है या बॉटल अवेलेबल हुआ ही नहीं है, तुमको देना ही नहीं, तो स्टिल सिर्फ कॉम्प्रेशन देना, ठीक है। ओनली कॉम्प्रेशन बोल के भी CPR है, उसका भी बेनिफिट है क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन ऑलरेडी डिजॉल्व होता है जो कि तुमको यूटिलाइज होगा। तो मेन लेकिन कॉम्प्रेशन बंद नहीं होना चाहिए, इमीडिएटली कॉम्प्रेशन स्टार्ट होना चाहिए। तो वो ब्लड में ऑलरेडी जो है, और साथ में जो कॉम्प्रेशन के बीच में चेस्ट ट्यूबल को जो चांस दे देते हो उसमें भी ब्रेथ इन और आउट हो जाती है। इस वजह से तुमको आम्बो ही रहना या मास्क रहना ही ज़रूरी नहीं, तुम कॉम्प्रेशन सिर्फ दे के भी पेशेंट को CPR अच्छे से दे सकते, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि ये आउट ऑफ हॉस्पिटल सिनेरियो है, हॉस्पिटल में है तो तुम तो आम्बो यूज़ करना ही चाहिए, ठीक है, विथ कनेक्टिंग टू O2। कमिंग नेक्स्ट टू इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन जो है ये 1 ml = 1 mg के मोस्टली रेशियो में होता है, और इसमें दो इसमें आता है 1:10,000 पावर में और 1:1000 में। लेकिन हम जो यूज़ करते हैं 1:10,000 का पावर यूज़ करते हैं, वो तो जनरली 1 ml = 1 mg होता है, जिसमें मोस्टली 1:1000 का रेशियो होता है एम्पूल में। तो इस टाइम पे क्या करना होता है कि ये 1 ml लेना है, उसमें 9 ml का NS ऐड करो या वाटर ऐड करो और उससे तुम पुश करो, तो वो 1:10,000 का यूनिट बनेगा और उस हिसाब से तुमको इपिनेफ्रिन का अप्रोप्रिएट डोज जाएगा। इपिनेफ्रिन देने का मकसद क्या है? इपिनेफ्रिन ब्लड सप्लाई टू हार्ट और ब्रेन को इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो तुम जो ब्लड सप्लाई कर रहे हो, कॉम्प्रेशंस दे के जो ब्लड प्रोवाइड कर रहे हो, तो मेन ऑर्गन कौन सी थी? हार्ट, लंग और ब्रेन। तो हार्ट और ब्रेन को ब्लड सप्लाई का जो है इफिशिएंसी इंप्रूव करता है इपिनेफ्रिन, और साथ में हार्ट के रिवाइवल के चांसेस भी इपिनेफ्रिन इंप्रूव करता है। इसी वजह से इपिनेफ्रिन पैरेलली देना बहुत ज़रूरी है, हर 3 से 5 मिनट को देते, ठीक है। लेकिन ये 1 ml = 1 mg = 1 एम्प्यूल का कॉम्बिनेशन में आता है, उसका 1:1000 का स्ट्रेंथ होती है, और उसको 1:10,000 बना के अपने देना चाहिए, जिससे 1 ml + 9 ml NS, ऐसा 10 ml होता है, और इस हिसाब से अपने देना चाहिए, ठीक है। कमिंग टू शॉक, भले ही मैंने 4थे नंबर पर रखा है, लेकिन ये मोस्ट प्रायोरिटी का काम यही है, ठीक है। कॉम्प्रेशंस तुमने स्टार्ट किया, आम्बू तुम ब्रेथ दे रहे हैं, इपिनेफ्रिन ट्रेन में तो होगा नहीं, तो ये दे नहीं सकते तुम, जब हॉस्पिटल में अराइव होगे तब देंगे, ठीक है। रहा तुम्हारा शॉक, तो कभी कभी ट्रेन स्टेशंस में, एयरपोर्ट्स पे अब आजकल अवेलेबल है AED मशीन। AED को इमीडिएटली तुम कनेक्ट करना है चेस्ट से, और इससे तुमको शॉक्स देना है पेशेंट को। अब शॉक देने के लिए जो है ना, शॉक क्यों देते? जब भी पेशेंट कोई भी जिसका हार्ट स्टॉप होता है, कार्डियक अरेस्ट में है पेशेंट, तो कार्डियक अरेस्ट जो पेशेंट होता है, ऐसे पेशेंट का अगर तुम ECG निकाले या कार्डियक मॉनिटर के चेस्ट लीड्स लगा दिए, तो वैसे टाइम पे तुमको 4 रिदम मिल सकते हैं, यानी कि सिंपल टर्म्स में 4 टाइप की ECG मिल सकते हैं। पॉसिबिलिटी 4 ही है, ठीक है। ये 4 में से कौन से इसमें बैठता है वो देखना अपना इम्पोर्टेंस है उसका।
कि उसी डिपेंड पे तुम शॉक दे सकते हो। 4 कौन से रिदम्स हैं? एक है असिस्टोल, दूसरा है पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, तीसरा है पल्सलेस वीटी और चौथा है वीएफ। ये 2 शॉकेबल रिदम है और ये 2 नॉन शॉकेबल रिदम है। ठीक है, तो कभी भी पेशेंट अगर तुम्हारे पास अरेस्टेड जिसका प्रायोरिटी पल्स नहीं है, वैसे पेशेंट का तुम ईसीजी निकाले तो उसमें 4 रिदम आते हैं सिर्फ 4 रिदम। एक तो पेशेंट को असिस्टोल आएगा। असिस्टोल का मतलब ये है कि उसके हार्ट में कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं है, फ्लैट लाइन आएगी। हर लीड में फ्लैट लाइन आएगी, या चेस्ट प्लेट्स जो कनेक्ट की तुम वो लीड में भी तुमको फ्लैट लाइन दिखेगी। पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का मतलब ये है कि पेशेंट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो तुमको इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिखेगी, लेकिन कैरोटिड पल्स है क्या? नहीं। तो पेशेंट का हार्ट पंप नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर करंट का सप्लाई कुछ ना कुछ तो हो रहा है क्या? हो रहा है। तो इसमें हो रहा है क्या? इसमें नहीं हो रहा है। असिस्टोल में फ्लैट लाइन है, हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी भी नहीं है और इलेक्ट्रिक सप्लाई भी नहीं है। लेकिन ऐसे नोड से जो इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है वो जनरेट भी नहीं हो रहा है और कंप्रेशन भी नहीं है। और पल्सलेस इलेक्ट्रिक एक्टिविटी में पंप नहीं हो रहा है, कैरोटिड पल्स नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ तो पास है। ऐसे पेशेंट को तुम कभी डिक्लेयर नहीं कर सकते डेड बोल के, फ्लैट लाइन आने के बाद ही तुम डिक्लेयर कर सकते। ठीक है, 2 शॉकेबल रिदम जो है इसमें वीटी है जिसमें ब्रॉड कॉम्प्लेक्स आता है और वीएफ है। वीटी और वीएफ जो है ईसीजी के इसके फाइंडिंग्स है जिसमें वाइट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलता है और इसके बारे में आगे अपन पढ़ेंगे। लेकिन ये विजुअल बेस्ड स्टडी है, ईसीजी कभी भी तुमको याद करने के लिए सिर्फ बार बार ईसीजी देखना याद हो जाता है। ठीक है, तो वीटी है और वीएफ है। अगर ये ईसीजी में दिख रहा है तो इसका मतलब इसमें शॉकेबल रिदम है, उस टाइम पे शॉक देना है। और अगर पल्सलेस इलेक्ट्रिक एक्टिविटी और असिस्टोल है तो नॉन शॉकेबल रिदम है, इसको शॉक नहीं देना है। एईडी जो मशीन्स आते हैं वो ट्रेन और रेलवे स्टेशन में और एयरपोर्ट्स पे जो रहते हैं वो ऑटोमेटिक मशीन रहते हैं। डायरेक्टली तुम कनेक्ट करो, वो खुद डिटेक्ट करता है वीएफ है क्या वीटी है, खुद ही शॉक दे डिक्लेयर करता है कि शॉक देना है और दे भी देता है। ठीक है, लेकिन डीफिब जो मशीन्स रहते हैं अपने हॉस्पिटल्स में जो अवेलेबल रहते हैं उसमें हमें शॉक देना पड़ता है मशीन के थ्रू। ठीक है, वो ऑर्डर वो डिटेक्ट नहीं करते कि वीएफ है क्या वीटी है, उसको अपने को करना पड़ेगा, वो समझना चाहिए कि रिदम कौन सा है। ठीक है, तो उसमें अपने हॉस्पिटल्स में जो रहते हैं वो डीफिब मशीन है। तो कितने जूल्स देते हैं? 200 जूल्स देना है, 200 जूल्स देना। ठीक है, हर 2 मिनट्स को तुम रिदम चेक करोगे। रिदम अगर शॉकेबल है तो शॉक दो, नॉन शॉकेबल है तो सीपीआर कंटिन्यू रखना, कंप्रेशन देना है, आम्बू देना है, हर 3 से 5 मिनट को इपिनेफ्रिन देना है। इपिनेफ्रिन कब तक देंगे, कंप्रेशन कब तक देंगे, आम्बू कब तक करेंगे? जब तक पेशेंट वापस आता है। कैरोटिड पल्स कब तक, जब तक नहीं आता तब तक तुमको कंप्रेशन देते रहना है, इपिनेफ्रिन देते रहना है, शॉकेबल होगा तो शॉक देना है। और 3 शॉक के बाद तभी भी अगर पेशेंट रिवर्ट नहीं हो रहा, अगर वीटी पी पल्सलेस वीटी है और वो रिवर्ट नहीं हो रहा है नॉर्मल को और पेशेंट का पल्स वापस नहीं आ रहा है, तो वैसे टाइम पे अम्योडोरान इंजेक्शन देते हैं। वैसे टाइम पे अम्योडोरान इंजेक्शन देते हैं 300 mg। ठीक है, इस टाइम पे ये देना है। कमिंग टू आवर लास्ट पॉइंट, रिवर्सिबल कॉजेस ऑफ कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट के रिवर्सिबल कॉजेस कौन से 5H और 5Ts। एक हाइपोक्सिया है, हाइपोवॉलीमिया है, हाइपो एंड हाइपर केलेमिया है। ठीक है, इसके बाद H+ आयन है, इंक्रीज H+ आयन जो कि तुमको एसिडोसिस में मिलता है, और हाइपोग्लाइसीमिया भी है। ठीक है, और 5Ts क्या है? 5Ts जो है तुम्हारे टेंशन न्यूमोथोरैक्स, उसके बाद तुम्हारा है कार्डियक टेम्पोनाड, उसके बाद है थ्रोम्बोसिस है, T फॉर थ्रोम्बोसिस है। थ्रोम्बोसिस में 2 आते हैं, एक पेशेंट को MI हो सकता है और दूसरा पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है।
पांचवा टॉक्सिन्स है, पेशेंट ने कुछ टॉक्सिन्स लिया होगा, जहर लिया होगा जिस वजह से, और फाइनली ट्रॉमा एक है। तो ऐसे 5H एंड 5T's ये रिवर्सिबल कॉजेस है। जैसे पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में मिलेगा, तुम कॉम्प्रेशन स्टार्ट करो, आम्बो दो, एपिनेफ्रिन हर 3 से 5 मिनट दो, शॉक केबल के दम हो तो शॉक हर 2 मिनट को चेक करके देना है। 3 शॉक के बाद भी अगर रिवर्ट नहीं हो रहा है, पल्स रेट बीटी है, तो इस टाइम पे तुम एमिडोरॉन इंजेक्शन देंगे। और साथ में पैरेलल तुमको सोचना है कि पेशेंट किस वजह से अरेस्ट हुआ। जब तक तुम वो कॉज को रिवर्स नहीं करेंगे, मे भी पेशेंट वापस नहीं आएगा, क्योंकि कॉज ढूंढना जरूरी है। कॉज को ट्रीट करोगे तभी तो पेशेंट वापस आएगा। किस वजह से पेशेंट लैंड अप हुआ कार्डियक अरेस्ट में, वो ढूंढना बहुत जरूरी है। इसलिए ये कॉजेज है। अपोजिट मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गया, ऑक्सीजन का किसी वजह से रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया, जिस वजह से कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। उसमें हाइपोवोलेमिया में वॉल्यूम लॉस है, तो ब्लड लॉस है या फ्लूइड लॉस है। हाइपोकैलेमिया या हाइपरकैलेमिया मतलब पोटेशियम कम है या फिर पोटेशियम बहुत ज़्यादा हुआ, जिस वजह से हुआ। H+ आयन एसिडोसिस में बढ़ता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, जिस वजह से होता है। हाइपोग्लाइसेमिया में शुगर लेवल कम हुआ है। टेंशन न्यूमोथोरैक्स में लंग्स के अराउंड एक स्पेस है, प्लूरल स्पेस, वो स्पेस में अगर एयर भरी गई तो उसको बोलते हैं न्यूमोथोरैक्स। इतनी भरी गई कि जिस वजह से हाइपोटेंशन हो रहा है, उसको बोलते हैं टेंशन न्यूमोथोरैक्स। उसी तरीके से कार्डियक टेम्पोरेट का मतलब है हार्ट के अराउंड एक स्पेस है, पेरिकार्डियल स्पेस, उसमें अगर फ्लूइड भरे गया है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। और अगर उसमें इतनी फ्लूइड भरे गया है जिस वजह से हाइपोटेंशन हो रहा है पेशेंट को, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियक टेम्पोरेट। ठीक है, ये दोनों साथ में याद रखोगे, बहुत आसानी से याद रहेगा। और दोनों की ट्रीटमेंट बहुत आसान है। एयर भरी गई तो पंचर करके एयर को निकालो, और अगर हार्ट के अराउंड फ्लूइड जमा है तो पेरिकार्डियोसिंथेसिस करके जिफर स्टर्नम के नीचे से जाके फ्लूइड को निकाल दो, तो पेशेंट का ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव होगा, पेशेंट वापस आ जाएगा। थ्रोम्बोसिस में MI है, हार्ट का जो ब्लड सप्लाई वेसल है, वेसल जो है ब्लड सप्लाई की, वो उसमें ब्लॉक है, जिस वजह से हार्ट पंप का पंपिंग एक्शन कम हो जाता है और पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में आता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म मतलब है पल्मोनरी आर्टरी जो कि राइट वेंट्रिकल से निकल के लंग्स को जाती है, वो आर्टरी में ब्लॉक है, मैसिव ब्लॉक बैठा है, जिस वजह से पेशेंट का अरेस्ट बैठा है। टॉक्सिन्स को जहर खाया होगा या पेशेंट को ट्रॉमा है, जिस वजह से पेशेंट न्यूरोजेनिक शॉक में गया था या फिर हिमोरेजिक शॉक में गया था ब्लड लॉस की वजह से। तो ऐसे कॉजेज ढूंढना है, उसके हिसाब से तुमको ट्रीट करना है। जब तक पेशेंट को ये कॉज ढूंढ के उसका ट्रीटमेंट देने तक पेशेंट को तुमको मेंटेन करना है, इसके हार्ट और लंग को अपने पास आपको इंटरवीन करके। ठीक है, समझ में। और अगर पेशेंट का पल्स है तो फिर स्टेबल है या अनस्टेबल में इसको डिवाइड करना है तुमको। ठीक है, और उसके हिसाब से तुमको इसके कॉजेज ढूंढना है। तो इंजेक्शन कौन से यूज किए? एमिडोरॉन है, 3 शॉकेबल रिदम मिलने के बाद भी शॉक से अगर रिवर्ट नहीं हो रहा है तो तुम एमिडोरॉन इंजेक्शन देंगे। दूसरा इंजेक्शन है इपिनेफ्रिन देते हैं। और पहले केस में ACLS केस में एट्रोपिन भी देते थे, लेकिन अब आज जो है नए गाइडलाइंस के हिसाब से एट्रोपिन का रोल नहीं है अरेस्टेड पेशेंट है, इसी वजह से एट्रोपिन नहीं दे रहे, सिर्फ इपिनेफ्रिन दे रहे। ठीक है, 1 mg IV 1:10,000 स्ट्रेंथ में। ठीक है, तो 2 इंजेक्शन है। तीसरा इंजेक्शन H+ आयन बढ़ने की वजह से एसिडोसिस हो रहा है, मे बी इस वजह से अगर कॉज है अरेस्ट का, तो ऐसे टाइम पे तुम इंजेक्शन सोडा बाइकार्ब भी देते हैं। तो सोडा बाइकार्ब जो है 100 ml IV दे सकते हैं। उसके बाद हाइपोकैलेमिया या हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया में क्या होता है, पोटेशियम की वजह से हार्ट में आरिथमिया होता है सिग्नल करंट सप्लाई में, और जिस वजह से पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में जाता है। तो ऐसे टाइम पे हाइपरकैलेमिया की वजह से हार्ट के पर इफेक्ट नहीं होने के लिए तुम कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। कैल्शियम ग्लूकोनेट 10% 10 ml IV देते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 ऐसे 4 इंजेक्शन तुम कार्डियक अरेस्ट पेशेंट में देते हैं। लेकिन ये सब इसमें से मैक्सिमम चीज़ें जो थी वो हॉस्पिटल सिनेरियो में होता है। अपना जो पेशेंट था वो रेलवे स्टेशन पे था, जिस पेशेंट में सिर्फ तुम कॉम्प्रेशन देंगे, आम वो तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं तो माउथ टू मास्क देंगे तुम बॉटल से बना के। इपिनेफ्रिन तो वहाँ अवेलेबल नहीं होगा। शॉक अगर वहाँ पे से AED मशीन अवेलेबल होगी तो तुम शॉक दे सकते। बाकी कॉजेज सिर्फ सोच सकते, बाकी तो तुम इसमें मोस्ट ऑफ दी चीज़ें तुम कर नहीं सकते। वहाँ पे इमीडिएटली पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इस हिसाब से रिदम याद करना है, शॉक के कौन सा। ये बेसिक तुम्हारा कार्डियक अरेस्ट पेशेंट को इस तरीके से मैनेज करना चाहिए। ठीक है, हॉस्पिटल सिनेरियो अलग होता है और आउटसाइड हॉस्पिटल सिनेरियो अलग होता है।